नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे जिनको आप उनके तीखे सवालों से पत्रकारिता के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल जी का। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपके जो सवाल हैं उनको लेकर के आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि सर आपको हमने देखा है आप उनसे सवाल जवाब करते हैं। आज हमें मौका मिला है तो सर आपके जो वीडियोस हैं जी मैंने जो अपने लेवल पे जो एनालाइज किया है, मैंने ये पाया है कि आपकी ज़्यादातर वीडियो पे मैंने जितनी भी, अगर मैं एवरेज उठाकर देखूं तो 100 वीडियोस में 90 या 80 वीडियो ऐसी होंगी जिसमें आपने कभी भी विधायक के बारे में नहीं कहा है, सांसद के बारे में नहीं कहा। जो समस्याएं जो आप उठाते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। आप सिर्फ चुने हुए जो पार्षद हैं, लोकल लेवल पे जो पार्षद हैं, आप सिर्फ सवाल उन्हीं से करते हैं, तीखे सवाल। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि आपके तीखे सवाल हैं, मैं इस पे अपनी बात कहूँ तो ये कि सवाल तीखे नहीं हैं, जवाब आपके पास नहीं है। जब जवाब आपके पास किसी सवाल का नहीं होता है तो सवाल आपको मुश्किल लगता है। मेरे सवाल बहुत आसान हैं, जवाब आपको खोजने पड़ेंगे। दूसरी बात आपने कही कि आप जब भी बात करते हैं तब आप पार्षद लेवल पे बात करते हैं, तथाकथित पार्षद जिन्हें कहा जाता है। वैसे ये पार्षद नहीं होते, मैं एक बार फिर क्लियर करूंगा, ये निगम सदस्य होते हैं। तो आप इन पर बात नहीं करते, इन पर बात करते हैं आप सांसद और विधायक पर बात नहीं करते। बिल्कुल सर, मैं इसलिए नहीं करता, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि जो सबसे अहम कड़ी है वो पार्षद ही है। जो सबसे अहम व्यक्ति है, जो जिम्मेदार है हर किसी व्यवस्था के लिए, विकास के लिए, समस्या के लिए, वो पार्षद ही है। क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ पार्षद होता है और जनता की समस्याएं, क्योंकि उसका मतलब होता है स्थानीय नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा वही तो जनता की बातों को विधायक के पास रखेगा, सांसद के पास रखेगा, निगम के सदन में रखेगा। तो सदन तक बात पहुंचे, ये जिम्मेदारी आपके स्थानीय नेता की ही होती है। अगर आज विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं, सांसद कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उनको इस बात से रूबरू नहीं कराया। क्योंकि देखिए, आप देखते होंगे जब बड़े बड़े नेता आते हैं आपके क्षेत्र में तब तो जाम नहीं होता ना, तब नहीं होता। जाम हटा दिया जाता है, पुलिस लग जाती है, तो उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि व्यवस्थाएं क्या हैं। लेकिन जब यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो निकलता है तो उन समस्याओं को देखता है। आपकी गली में सीवर का ओवरफ्लो चल रहा है, विधायक को कौन बताएगा, सांसद को कौन बताएगा, निगम के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को कौन बताएगा जो इस पर कार्रवाई करेंगे? पार्षद ही बताएगा। तो जो निगम सदस्य है, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है, उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो हमारी समस्याओं को बड़े पटल पर ले जाकर के रखे। लेकिन सर, देखा गया है, या जहाँ तक हमने अपने लेवल पर देखा है, कि पार्षद तो पावर विहीन है। पार्षद के पास इतनी पावर होती ही नहीं है कि वो इन जन समस्याओं को सही करा पाए। हमने पावर की बात करी ही नहीं है। पावर विधायक के पास तो है, पावर सदन के पास तो है, पावर सांसद के पास तो है, पावर मेयर के पास तो है। इनकी कड़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो तो निगम सदस्य कर रहा है ना। आप तो सदन में नहीं जा सकते, आम जनता सदन में नहीं जा सकती, आम जनता विधायक के पास बैठ के चाय नहीं पी सकती, आम जनता सांसद के पास नहीं बैठ सकती है। तो जो सूचना का काम कर रहा है वो कौन है? तो फिर ये जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी हर समस्या का जिम्मेदार आपका जनप्रतिनिधि है। वो जनप्रतिनिधि कैसा होगा ये तय होगा कि आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसीलिए मैं अधिकतर इन पर सवाल करता हूं। सांसद ने, विधायक ने, या सरकार ने, या सत्ता ने, या सदन ने आपको विकास फंड दिया, फाइल दी, काम करने के लिए दिया, काम तो कराएंगे प्रशासनिक अधिकारी। बिल्कुल। तो प्रशासनिक अधिकारी बाहर से आते हैं, वो है समाज में नहीं रहते। ठेकेदार भी बेचारा कहीं दूसरी जगह से आके टेंडर लिया है, वो आके यहाँ काम कर रहा है। उसके साथ कुछ चुनौतियां हैं, कुछ स्थानीय तौर पर चुनौतियां हैं, कोई काम करने में विघ्न डाल देता है। तो उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? क्या उसे कानून के दायरे में रख के कि भाई आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा दी जाए? या इसका समाधान ये है कि जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो वहाँ जा करके उनको समझा के, बुझा के, बता के कि भाई ये विकास का कार्य, इसको होने दीजिए, थोड़ी असुविधा आपको हो सकती है तो आप इसको करने दीजिए, तो उसका रास्ता निकाले और काम को प्रगति से करवाए, तेज गति से करवाए। यही कारण रहा ओम प्रकाश जी, मैं रोकूंगा बीच में आपको, यही कारण रहा है कि 2018 में
शुरू हुई सीवर की लाइन जिसे 18 महीने में पूरा होना था, आज 7 साल बीत जाने के बाद भी वो लाइन चालू नहीं हो सकी है। फंड की कहीं कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, एडवांस में फंड आया था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, फाइल मंजूर हो चुकी थी, सांसद महोदय के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा चुका था, डीपीआर एपीआर जो बनना है सब कुछ हो गया, काम शुरू हो गया, लेकिन काम डिले हुआ। क्यों डिले हुआ? क्योंकि जो एजेंसी काम कर रही थी उसको गलियों में जाके उन लोगों से लड़ना पड़ रहा था और व्यवधान पैदा हो रहा था। उस समय कोई निगम सदस्य जनप्रतिनिधि नहीं था। 3 साल तो हमारे ऐसे निकल गए कि जनप्रतिनिधि कोई रहा ही नहीं है, और अब जनप्रतिनिधि चुने। तो उन समस्याओं का अगर समाधान किया गया होता तो शायद इसको और गति मिलती, शायद ये काम जल्दी हो जाता। मैं एक उदाहरण दूंगा इसी विषय पर। पोल हटाने के लिए सड़क के बीच में पोल लगे हैं, 20-20 फुट आगे पोल लगाए गए हैं। उसको पीछे हटाने के लिए हमने बोला कि भाई इनको अगर पीछे हटा दिया जाए तो रोड को चौड़ीकरण मिल जाएगा। ये रिक्वेस्ट दी राज्य मंत्री राजेश नागर को। उन्होंने सुनते ही, एक बार कहने से ही 20-22 लाख रुपए बिजली विभाग को दे दिए कि भाई आप इन पोलों को पीछे हटाइए। बहुत अच्छी बात है, पोल की वजह से अतिक्रमण होता है रोड के ऊपर, पोल पीछे हो जाएगा तो अतिक्रमण नहीं होगा। तो ये हमने बोला, उन्होंने सुना और ये बात वहाँ गई, उन्होंने बिजली दफ्तर को, विभाग को ये पैसा दे दिया और ठेकेदार काम करने भी लगा। जैसे ही वो पोल लगाने लगा, कई जगह स्थानीय समस्याएं ये आई कि वो पोल को लगा रहा था तो किसी दुकान के सामने उसका पोल आ रहा था जहाँ उसे लगाना था। तो अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के सामने तो पोल नहीं लगने देगा। बिल्कुल। तो वहाँ विवाद पैदा हुआ। एक माता जी थी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लगने दूंगी। वहाँ बुलाया गया जनप्रतिनिधि को, आपके जो वार्ड 25 के जनप्रतिनिधि हैं, जो कहने के लिए तो जनप्रतिनिधि वहाँ सीमा चंदेल हैं, लेकिन वहाँ सीमा चंदेल नहीं जाती है, उनके ठेकेदार पति जाते हैं। वो गए वहाँ, वैसे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई मतलब कुछ है नहीं वो, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। आप हर बार ठेकेदार पति कहते हैं, ये ठेकेदार पति क्या, इसका किस्सा क्या है? एक्चुअली वो ठेकेदार हैं, वो काम करते हैं, तो ठेकेदारी का काम है उनका, अपना ठेके पे उनकी गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा, इस वजह से ठेकेदार है और पति उनके हैं, तो गलत तो मैं नहीं कहता हूँ, ऐसी कोई बात आप उसे गलत लेते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा, मैं वो बात पूरी कर रहा था। चलो, तो ये वहाँ गए और उन्होंने जाके वहाँ माता जी से कहा कि भाई पोल तो वहीं गड़ेगा जहाँ ना पा रही है। अब देखिए, और नहीं करने देंगे तो सरकारी काम में बाधा आप डाल रहे हैं। बुला लीजिए, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, सचिव को फ़ोन कर दिया, तो पुलिस वाले भी शायद आने वाले ही थे। माता जी और भड़क गई। उन्होंने कहा, अच्छा तेरी हिम्मत कि तू मेरे यहाँ पुलिस बुला के मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है, तू गाड़ के देखा पोल। अब बताइए आप, एक आदमी अपने घर के दरवाजे के आगे पोल कैसे लगने देगा? और क्या कानून में पुलिस जाके उसको धमका के ये कर सकती है? क्या ये हमारा समाज इसको बर्दाश्त करेगा क्या? तो इनको वहाँ से बैरिंग लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। ये होता, अच्छा होता कि हाथ जोड़ के मना के समझा के उसकी व्यवस्था इनको निकालनी चाहिए थी। ठेकेदार ने भी काम बंद कर दिया। जब काम बंद हो गया, व्यवधान हो गया, तब हमें पता चला। फिर हम 1-2 लोग वहाँ गए, हमने माता जी की बात सुनी, उन्होंने बताई बात तो बिल्कुल सही थी। भाई दुकान के आगे आप कैसे लगाओगे? तो हमने ठेकेदार को बुलाया, हमने कहा भाई तू इसे थोड़ा आगे नहीं कर सकता क्या? 5-10 फुट आगे कर दे। बोलो जी दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने कि नज़दीक कर दे, एक पोल एक्स्ट्रा लग जाएगा। उन्होंने कहा ये हो सकता है, तो भाई हटाओ फिर इसके सामने से। 2 मिनट का काम था, समाधान निकल गया। उन्होंने कि लगाओ पोल, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहती हूँ विकास हो, कौन नहीं चाहेगा अच्छा काम हो। तो रास्ता समाधान निकला। ये समाधान निकालने का विवेक क्या आपके जनप्रतिनिधि में नहीं था? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर वो समस्याएं और व्यवधान के कारण अगर काम नहीं हो पा रहे तो इसकी जिम्मेदारी क्या जनप्रतिनिधि को नहीं होगी क्या? ये सबसे बड़े सवाल है साहब। पूरे फरीदाबाद में 46 वार्ड हैं सर, लेकिन आपकी पत्रकारिता में ये देखा गया है, ये हमने नोटिस किया है कि सर आप गिने चुने वार्ड को ही केंद्रित करते हैं। जैसे वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27 की ही समस्याओं पे आप बात करते हैं। तो सर ये भी एक आप पे आरोप है सर। ये तो बिल्कुल आरोप क्या है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये होना ही चाहिए। भाई जहाँ मैं रहता हूँ, अगर मैं उस क्षेत्र को ठीक नहीं कर सकूँ, अगर मैं उसकी आवाज़ नहीं उठा सकूँ, तो मुझे पूरे फरीदाबाद में पत्रकारिता करने का क्या अधिकार है? मैं 26 में रहता हूँ, मेरे दाईं ओर 25 है, बाईं ओर मेरा 27 है। तो सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की समस्याओं पर प्रमुखता से आवाज़ उठा के उनके समाधान की बात करूँ। और अगर वो नहीं करा पा रहा हूँ, मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, उसे फ़ायदा क्या है? प्रत्येक एक पत्रकार को चाहिए कि वो अपने आसपास के दायरे को सबसे पहले कवर करे, वहाँ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाए। मेरे पड़ोस में समस्या हो रही है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, और मैं तिगांव में जाके या दूसरे क्षेत्रों में जाके या NIT में जाके मैं समस्याएं उठा रहा हूँ, वहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ जाने के मेरे समय है। इसका मतलब क्या है? इसलिए मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले वार्ड 26 है, क्योंकि मैं वार्ड 26 का निवासी हूँ, फिर 25 और 27 है। अब इनसे फुर्सत मिले तो मैं 24 और 28 और 29 और 48 में जाऊँ,
मुझे तो यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही भाई, ये काम करा दें, विकास करें बढ़िया सा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा समस्या अगर कहीं है तो वार्ड 25, 26, 27 में ही तो है। यही तो वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा वंचित है विकास से। सबसे ज़्यादा डिमांड तो यही है कि आवाज़ उठनी चाहिए। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आपने ये बात कही कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपने जो वार्ड बताया 25, 26 और 27 का, पूर्वांचलों की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। पूर्वांचल नेताओं की भागीदारी बहुत कम है। अब पूर्वांचल नेता चुने गए हैं पार्षद के रूप में, लेकिन वो कमज़ोर हैं। क्या आप इसीलिए उनको हिट कर रहे हैं या निशाना बना रहे हैं? एक तो आप जो बात बार बार आती है पूर्वांचल की, पूर्वांचल के जनप्रतिनिधित्व की, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये इसलिए गलत है, केवल अगर पूर्वांचल की भागीदारी की बात करते हैं तो आप फिर हिमाचल के लोगों का अपमान करते हैं। अगर आप पूर्वांचल के लोगों की बात करते हैं तो फिर आप पंजाब के लोगों की का अपमान करते हैं। अगर आप केवल पूर्वांचल की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए लोगों का आप अपमान करते हैं। अगर आप केवल पूर्वांचल की बात करते हैं तो यहाँ रहने वाले लोकल प्रत्येक एक उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने बाहर आने वाले लोगों को छोटा भाई समझ के गले लगाकर मान सम्मान देकर उनके बसाने में जो मदद की है, उनका आप अपमान करते हैं। यकीनन जो लोग बाहर से आए हैं, जिन्हें प्रवासी के तौर पर देखा जाता है, उनकी भागीदारी होनी चाहिए और इसके हम समर्थन में हैं। लेकिन केवल आप बिहार पे बात करेंगे और पूर्वांचल में भी आप बिहार की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति है, बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये बिल्कुल नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पूर्वांचल के लोग यहाँ चुने गए हैं इसीलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं। सर, मेरे लिए पूर्वांचल का व्यक्ति चुना जाए, चाहे हिमाचल का व्यक्ति चुना जाए, चाहे लोकल व्यक्ति चुना जाए, मेरे लिए चुना हुआ व्यक्ति चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही होता है। दूसरा सवाल यह है कि मैं तो तब भी आवाज़ उठा रहा था जब यहाँ के लोकल चुने गए थे, मैं तब भी आवाज़ उठा रहा था, आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लेटफार्म बदल जाता है। आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ, पहले मैं आरटीआई के माध्यम से आवाज़ उठाता था। उससे पहले अगर आप जाएँ तो मैं RWA बना करके जनरल सेक्रेटरी के नाते उसमें आवाज़ उठा रहा था। हमने तब भी आवाज़ उठाई थी इस क्षेत्र की जब यहाँ बिल्डोजर चलता था, यहाँ धारा 6 लगा दी गई थी, इसको पूरा एक्वायर किया जा रहा था। एक आदमी बसाने की तैयारी नहीं, यहाँ सेक्टर बनाने की तैयारी हो रही थी। तब भी हम चंडीगढ़ में इसका केस लड़ रहे थे और जब जब बिल्डोजर यहाँ चलने आता था तब उस बिल्डोजर के सामने लेट जाने का काम हम लोग करते थे, रोकने का काम हम लोग करते थे। उस समय राजनीति केवल मकान बचाने पर केंद्रित होती थी, ना कि सड़क बनवाने पर केंद्रित होती थी। तब से हमने समाज में काम किया। उसके बाद हम RTI एक्टिविस्ट बने, बहुत सारी लड़ाइयाँ उसमें लड़ी। अब उसको लोगों ने नहीं देखा तो ये मेरा दोष नहीं है। मैं तो 25 साल से लगातार काम करी। बात होती है विकास की, देखा तो यही गया कि सर विकास तो हुआ है, उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मीठापुर से हम आते थे, पहले तो रास्ता नहीं था, आज 2-3 मिनट के अंदर हम मीठापुर से नए वाला पुल की तरफ आ जाते हैं। नए वाला पुल नहीं था, 37 सेक्टर जाने के लिए हमें पल्ला से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन आज नए वाले पुल की तरफ तुरंत निकल जाते हैं। सनी बाजार आना है तो देखो आज आपका रास्ता। तो सर विकास तो हुआ है। जैसे पहले अगर किसी के घर के आगे मलबा डल जाता था तो कॉलोनी में वही विकास हो जाता था, खंबे लग जाते थे तो वही विकास। तो सर विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है, फिर भी क्यों घेरा जाता है इन सबको? साहब, आप मुझे ये बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो मलबा और खंबे की राजनीति होती थी, लोग उसी में खुश होते थे। पहले तो बिजली नहीं होती थी। बिल्कुल सर। यहाँ हमने लाइटें जला के अपनी गाड़ियों से अपने मकानों को बनवाया है। आज तो लाइट जाती नहीं है, बड़ी अच्छी लाइट है। आप इसे विकास कह रहे हैं। पहले तो आप विकास की परिभाषा को समझना पड़ेगा आपको। विकास क्या है? 3 चीज़ों में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले होता है मूलभूत सुविधाएं, जो जरूरी सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो हैं क्या। उसके बाद है उन मूलभूत सुविधाओं का संचालन कैसे हो रहा है, और तीसरी बात है उसके बाद आता है विकास। विकास का मतलब होता है कि आपके पास बड़े बड़े पार्क हैं, आपके पास अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूल हैं, आपके पास अच्छी स्वास्थ्य देने वाले बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल हैं, आपके पास सड़कें हैं, उनके किनारे लगे हुए बढ़िया अच्छे से सुंदरता के कुछ गमले लगे हैं, सजे हैं, चौक चौराहों पर रेड लाइटें लगी हुई हैं और साफ़ सुथरी सड़कें हैं। ये विकास दिखाई देता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये विकास है कि सीवर का पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं और आज तक उस पर काम नहीं हुआ? आज पहले हम 100 TDS का पानी पी रहे थे, आज हम 1200 TDS का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहे हैं। क्या ये हमारी मूलभूत सुविधा नहीं है? क्या हमारे लिए पानी पीना, सीवर की निकासी, ट्रैफिक मुक्त रास्ते, क्या ये हमारी आवश्यकता नहीं है? यही हमें नहीं मिली तो फिर हमें क्या मिला?
हमें बड़े बड़े पुल मिले, हमें बड़े बड़े रास्ते मिले, क्या हमें ट्रैफिक फ्री रास्ता मिला? हमें सीवर लाइन डल रही है, 8 साल हो गए सीवर लाइन डलते डलते, क्या हमारे सीवर का पानी निकला? आज हम टैंकर माफियाओं के घेरे में हैं। अगर नगर निगम इस सीवर लाइन को डालने में नाकाम था, 8 साल तक नहीं डाल पाया, तो किसी एक नेता ने बताइए मुझे ये आवाज़ उठाई क्या कि इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, उसको नगर निगम को फ्री में टैंकर चला के इस सीवर के पानी को निकालना चाहिए। हजार रुपए लिए जा रहे हैं, पहले 200 रुपये हुआ करते थे, फिर 400 हुए, जब जब हड़ताल होती है तब तब रेट बढ़ जाता है। आज हजार रुपये, 2-2 हजार रुपये टैंकरों का जो कारोबार यहाँ चल रहा है, क्या ये विकास की कैटेगरी में आता है? क्या ये सही है? कितनी बात करेंगे सर, भरे पड़े हैं बातों से और शब्दों से, सुनने वाला कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आप जाइए ना सुबह ड्यूटी, पता चलेगा आपको। पहले आप भागे चले जाते थे, पहले जब हम आए थे इस एरिया में तो यहाँ गेहूं की फसल होती थी, लहर लहराती हुई फसलें, साफ हवा यहाँ से बहती थी, जो हमें यहाँ के माहौल को खुशनुमा कर देती थी। हमें लगता था कि शायद ऐसा ही रहना चाहिए। लोग आए, बढ़ने लगे, यहाँ के रास्ते भी निकलने लायक थे, यहाँ सीवर की कोई समस्या नहीं थी, यहाँ बिजली की भी कोई समस्या नहीं थी, रात को भी आ जाती थी तो भी काम चल जाता था, आवश्यकता ही नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है उसे आप दे रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है उसे आप दे नहीं पा रहे हैं, ये कौन सा विकास है साहब? आपकी वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि आप पहले सक्रिय नहीं थे, सक्रिय अब हुए हैं ज़्यादा। उसका जवाब मैंने शायद आप उसमें दिया भी था आपको पहले, कि हम जब से आए, जिस दिन से आए, हम तब से सक्रिय हैं। हम जब से पैदा हुए हम तब से सक्रिय हैं। हम गांव में थे तो सक्रिय थे, शहर में आए तो सक्रिय हुए, दिल्ली गए तो सक्रिय हुए, यहाँ आए तो भी सक्रिय थे। फर्क सिर्फ ये है कि आप उस समय नहीं थे जब हमारी सक्रियता को देख पाते। जो लोग आज सवाल उठाते हैं ना कि अभी आप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो, पहले तो नहीं थे। क्यों भाई, आप 2009 में थे, 2009 में हम थे, तब हम समस्या उठा रहे थे। तब समस्या क्या थी? कॉलोनी बचाने वाली समस्या थी, हम उसे उठा रहे थे। उसके बाद यहाँ खंबे लगवाने की, ट्रांसफार्मर लगवाने की लड़ाइयाँ हो रही थी, तब हम वहाँ भी लगवा रहे थे। उसके बाद आज समस्या दूसरी है तो हम उनको आज उठा रहे हैं। फ़र्क ये है कि पहले हम RWA में थे, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में भी आए, पार्टी में भी रहे, राजनीति में भी रहे। उसके बाद फिर हम RTI के माध्यम से आवाज़ उठाने लगे, और उसके बाद हम पत्रकारिता में आ गए। अब RTI भी करते हैं। तो सर, जिस तरीके से आज आप इन पार्षदों पे उंगली उठाते हैं या सवाल करते हैं, क्या पहले के पार्षदों से भी आप ऐसे ही करते थे, सवाल उठाते थे उनके? आप देखिए, मेरे 2009 की वीडियो देखिए, 2012 की वीडियो देखिए, वीडियो तो मेरे तब के आज भी मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं कि वो वीडियो ख़त्म हो जाते हैं। और जो लोग पुराने जानने वाले, रहने वाले हैं, वो बताएंगे इस बात को कि हमने कहाँ कहाँ आवाज़ नहीं उठाई। हमने चेतन मार्केट की लड़ाई की बात हो तो चेतन मार्केट की आवाज़ लगातार हमने उठाई, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए। लेकिन फ़र्क ये आया है कि पहले जो नेता थे उनकी हम आलोचना भी करते थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते थे। वो कभी ये नहीं कहते ये मेरा विरोधी है, और फिर उनका इंटरव्यू करते थे और तीखे सवाल करते थे, उनका जवाब उनसे लेते थे और वो हंसते हंसते जवाब भी देते थे। आज के नेता क्या हैं कि उनके बारे में, अगर आप उनके बारे में छोड़ दीजिए, अगर आप सड़क पे कहीं पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, आप जाके खड़े होकर के वहाँ पिन कर दीजिए, वीडियो बना दीजिए, देखो ये तो हमारे खिलाफ हो गया, ये पत्रकार तो हमारे खिलाफ वीडियो चलाता है, ये तो हमारे खिलाफ है। आप इंटरव्यू देने की तो बात छोड़ दीजिए, वो हमें हम अपने खिलाफ समझ करके हमसे बात करना तक बंद कर देंगे, हमारा सामना नहीं करेंगे, हमारे कैमरे के सामने आकर बात नहीं रखेंगे। मैं अगर कोई समस्या उठा रहा हूँ तो मैं काम तो आप ही का कर रहा हूँ ना भाई। जो जनप्रतिनिधि हैं, काम तो मैं उन्हीं का कर रहा हूँ कि वो वीडियो केवल जनप्रतिनिधि नहीं देख रहे हैं, वो वीडियो केवल यहाँ के आम लोग नहीं देख रहे हैं, वीडियो तो अधिकारियों के पास भी जा रही है, वीडियो बड़े नेताओं के पास भी जा रही है, वो भी देख रहे हैं। तो समस्या जो है वो सरकार के संज्ञान में लाने का काम हम कर रहे हैं, तो हम आप ही की ड्यूटी कर रहे हैं। और फिर भी आप कहते हो आप हमारे विरोध में खड़े हो जाते हो, आप हमारे विरोध की आवाज़ उठाते हो। तो सर, आप अब के पार्षदों को भी इंटरव्यू में शामिल करें ना, उनका भी इंटरव्यू ले, उनका भी तो पक्ष लो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ, आप उनसे कहिए कि अगर उनमें हिम्मत है, सवालों के जवाब दे सकते तो आए मेरे सामने, कैमरा लगा के मैं तो पूछने को तैयार हूँ। लेकिन वो सामना ही नहीं करना चाहते। अब उनको बोलना नहीं आता, अपनी बात रखनी नहीं आती, या उन्होंने मेरे सवालों के जवाबों का सामना वो करने में सक्षम है, ये तो वो बताएं क्यों नहीं आते। मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप करवा दीजिए हमारी बिचौलिया। सर, आपके सवाल इतने तीखे होते हैं, कौन उनका सामना करना चाहता है? नहीं, मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा, मेरे सवाल तीखे नहीं होते, आपके पास उसके जवाब नहीं होते, इसलिए आपको तीखे लगते। प्रश्न वही तो हार्ड है ना जिसका उत्तर हमें पता नहीं है। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, आप उसके जवाब दे सकते हो, लेकिन आप पे जवाब नहीं है, इसलिए आपको सवाल कठिन लग रहा है। मेरे सवाल कठिन नहीं है, मेरी जनता की आवाज़ है। जनता जो बोल रही है, जो सोच रही है, वो मैं
बोल करके प्रश्नों के रूप में रख रहा हूँ। जनता भी तो यही कह रही है, लोग तो गाली भी दे रहे हैं, मैं गाली तो नहीं दे रहा ना किसी को, लोग तो गाली भी दे रहे हैं, गाली देकर भी बात कर रहे हैं। कितने दुखी हैं लोग, आप उनके दुख को समझ नहीं सकते। आपने देखा सरस्वती कॉलोनी में आप ही थे, आपने आवाज़ भी उठाई थी। आप 2 फुट ऊंची रोड बना रहे हैं, हजारों हजार घर डूब जा रहे हैं, सीवर का पानी वहाँ लगेगा, उनके घरों में जाएगा। ये विकास है क्या? इसे विकास कहते हैं? कहा तो ये जाता है कि विकास का पैसा जब तक जनहित के काम ना आए, उसका सदुपयोग ना हो, उसके कोई मायने नहीं हो, भ्रष्टाचार में माना जाता है। और आप बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा एलिवेटेड रोड आप बना रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं कि आप ऊंची बनाए या नीची बनाए, मेरा सवाल यह है कि पानी नहीं रुकना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि समस्या नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं इंजीनियर थोड़ी, मुझे क्या पता कि ऊंची बनेगी या नीची बनेगी। आपके पास इंजीनियर तो है ना। यही तो मैंने कहा कि आप किस तरह की बात करते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि हैं आपके। फिर मैं इंजीनियर थोड़ी, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि ऊंची बनेगी नीची बनेगी। आपको इंजीनियर दिया गया ना, एक हर वार्ड में एक इंजीनियर होता है, जेई होता है ना, उससे पूछिए। समाधान कौन निकालेगा? समाधान मैं बताऊंगा, समाधान आप बताएंगे। भाई समाधान बताने के लिए लाख लाख रुपए महीने, 2-2 लाख रुपए महीने दिए जा रहे हैं ना जेईओ, इंजीनियर, एसडीओ को, है ना, इंजीनियर प्रशासन है ना पूरा। लेकिन जवाब तलबी तो उनसे आप करेंगे ना, लेकिन आप उनसे जवाब तलबी नहीं करेंगे। आप जवाब तलबी किससे करेंगे? जो काम करा रहा होगा उससे सेटिंग करने में जवाब तलबी करेंगे। आप बताइए, मुझे एक भाषण दिया गया था जब स्वच्छता अभियान चल रहा था कि हमारे वार्ड में एक भी मीट मांस की सड़ती सड़ाती दुकानें नहीं मिलेंगी, इन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। इस तरह के भाषण तो आपने दे दिए। एक भी दुकान बंद हुई क्या? आप बता दीजिए, बंद हुई क्या एक भी दुकान? मतलब सर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो बंद नहीं कराई गई हैं। मैं कह रहा हूं बंद हुई क्या? नहीं सर, वैसे तो बंद नहीं हुई है, लेकिन आप क्यों नहीं हुई? और आप बोल रहे थे, और बोलने के पीछे क्या था? क्यों ना मानूं मैं कि आपने बोल करके ये भय बना दिया उन लोगों में कि बंद हो जाएंगे, और डर के मारे आपके पास पहुंच गए होंगे, और आपने जो पूजा पाठ करा कर उनको जो अनुमति दे दी होगी। क्यों ना माना जाए, ये आरोप क्यों ना लगाया जाए? आप अब चुप क्यों हैं? ऑर्डर है, जबकि नगर निगम से ये ऑर्डर हो चुका है कि कोई भी दुकान बिना लाइसेंस के नहीं चलनी चाहिए। फिर आपके यहाँ दुकान क्यों चल रही है? क्यों नहीं माना जाए कि आप उनसे रिश्तेदारी कर रहे हैं? आप अनऑथराइज मार्केट रोड पर पूरा अतिक्रमण लगा हुआ है, आप नहीं बोलते हैं। लोग जमीन कब्जा ले रहे हैं, रोड की जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। झाड़ू वाले जितने आपको मिले वो नजर आते नहीं है, जो आपका काम है वो भी नहीं होता है। नगर निगम का ठेकेदार जो काम कर रहा है, आज जो काम चल रहे हैं, जो पुरानी फाइलें थी वो पास हुई और उन पर काम चल भी रहा है, तो मनमानी कर रहा है, वो दादागिरी कर रहा है, लोगों को धमका रहा है। किसकी वजह से धमका रहा है? उनको से कौन दे रहा है बताइए? गलत मटेरियल लगा रहा है, बिना मटेरियल लगाए आधा अधूरा काम कर रहा है, अधूरी नाली को बना के पूरे का पेमेंट ले रहा है। आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं है कुछ। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आप ये जानते ही नहीं है, तो फिर आप जनप्रतिनिधि किस लिए बने बैठे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। अभी बरसात में आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों ने बाल्टी से पानी फेंका निकाल करके। तो लोग, जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने यही कहा कि हमने बड़ी उम्मीद से चुन करके भेजा था, हमारी समस्याओं का निपटारा होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप ऐसे लोगों को चुनते ही क्यों हो फिर, तो उनका एक जवाब ये था कि हमारी मजबूरी थी, हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं थे, हमें मजबूरन किसी न किसी को तो चुनना पड़ेगा। तो हम इतने सारे चोरों में से एक चोर को चुन लिया तो क्या हो गया, अब क्या करें, इसमें भुगतना तो हमें पड़ेगा। तो आप इसमें क्या जनता का दोष है? इसमें 100% ये बात उनकी ठीक है, लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष जनता का नहीं है। दोष है हमारे बड़े नेताओं का, पार्टियों का। ऐसे नेताओं को टिकट देते हैं जो केवल चरण चाटुकारिता करते हैं। चरण चाटुकारिता, क्षेत्रवाद, जातिवाद पर दिया गया टिकट कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता। समाज के हित में तब होगा जब समाज के एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज के लिए काम करता हो, समाज के लिए जीता और मरता हो, जिसके पास विवेक और बुद्धि हो, उसको टिकट दिया जाएगा। तभी इस क्षेत्र का भला होगा, तभी उन नेताओं का भला होगा। यहाँ सर चल क्या रहा है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, वोट की राजनीति के चक्कर में और चरण चाटुकारिता के चक्कर में पार्टी या पार्टी के नेता ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिनके पास न विवेक है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न बल है, न आत्मबल है, न आत्मविश्वास है, केवल और केवल निराशा है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। अब आप बताइए, 4 चोर सामने खड़े हैं और आपसे कहा जाए एक अच्छे आदमी को चुनो, उन्हीं 4 में से आप किसको चुनेंगे? आप अच्छे चोर और बुरे चोर को तो चुन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को आप नहीं चुन सकते, क्योंकि चारों के चारों लोग आपके सामने खड़े हैं। तो पार्टियों ने सही प्रत्याशी नहीं दिए, इसकी जिम्मेदारी पार्टी और नेताओं की है, उन बड़े नेताओं की है जिन्होंने उनको टिकट दी और उनको प्रत्याशी बना के भेजा।
और उसका दंड कौन भर रहा है? आपको लगेगा जनता भरेगी, जनता नहीं भरेगी। उसका दंड भी उन्हीं नेताओं को भरना पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि जनता जवाब देगी। जैसे ही जनता को मौका मिलेगा, जैसे ही जनता को अच्छा प्रत्याशी कोई नजर आएगा, 1 मिनट में सुपड़ा साफ कर देगी। क्या जीतने वाले कभी हारे नहीं? जिनकी कभी तूतियां बोला करती थी, जिनकी सत्ता और सरकार चला करती थी, क्या वो नहीं हटे इन पदों से? तो क्या ये नहीं हटेंगे? ये बिल्कुल भ्रम न पाले। और ये बिल्कुल कहना कि ये लोकल वाले को दोगे ज़्यादा विकास होगा या बाहर वाले को दोगे तो ज़्यादा विकास हो जाएगा, मिथ है। केवल वो व्यक्ति विकास करेगा जिसकी मानसिकता विकास की है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर संयम है, जिसके अंदर धैर्य है, वो आदमी विकास करेगा। जो समाज का प्रतिनिधित्व सही तरीके से करता है, वही आदमी समाज को आगे लेके चलेगा। महिला सीट थी इस बार, लोगों ने जिताया, भारी मतों से जिताया, लेकिन चुनाव के बाद हमें पता ही नहीं है कि महिला सीट थी। हमारे दिमाग से ये निकल ही चुका है कि महिला एक जीती हमारी पार्षद। अब ये आरोप आप पे भी लगेगा, बार बार वार्ड 25 की बात कर। सर मैं वहाँ रहता हूँ तो इसीलिए मैं वहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। मैं वार्ड 26 में रहता हूँ तो 25, 26, 27 की पत्रकारिता करता हूँ। इसका जवाब बड़े आसानी से आपको मिला होगा। खैर, मैं बात की कर रहा हूँ, आपने कहा महिला सीट। बिल्कुल सर। महिलाओं को रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि महिलाएं राजनीति में आए, समाज में आए, समाज का प्रतिनिधित्व करें। नहीं उनको आता, कोई बात नहीं, आएंगी तो सीखेंगी और एक सम्मान भी मिलेगा महिला को। महिला सशक्तिकरण का भी जो हमारा कार्यक्रम है हमारी सरकारों का, वो भी पूरा होगा। महिलाएं आगे आए, भागीदारी महिलाओं की बढ़ेगी, तो महिलाओं का हक सामने रखा जाएगा। महिला को इसलिए टिकट दिया जाता है कि महिलाओं की आवाज़ को सामने रखा जाएगा। ये समस्याएं हमारी हैं, कुछ महिलाओं की समस्याएं भी होंगी। उनका घर का पानी कैसे निकलेगा, उनके सीवरेज की व्यवस्था कैसे होगी, उनके यहाँ झाड़ू कैसे लगेगी, साफ सफाई कैसे होगी, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं को इसलिए टिकट दिए जाते हैं राजनीति में, ताकि उन्हें महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का मौका मिले। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एक पति प्रचलन चल गया है कि भाई आपको टिकट देना था, अब यहाँ महिला सीट हो गई तो ठीक है, अपनी पत्नी को दे देते हैं। तो पत्नी को टिकट दे दिया। अब जब वो चुनाव चल रहा था तब तो उनका हृदय रोता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं जब निकलती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सड़कें बहुत ख़राब हैं, मेरी माता बहनें बड़ी परेशान हैं, मैं उनका दर्द समझती हूँ, इसलिए उनका दर्द सदन में रख दूँगी, तो इसलिए मुझे वोट दीजिए। अब चुनना तो महिला को ही था, तो उनको चुन लिया गया। आपने कहा कि जनता ने चुना, जनता के सामने एक और ये था कि विकल्प ही कोई नहीं था, उस रूम में हमने बात की है, उनको चुना गया। चुने जाने के बाद उनके पास अपने बच्चे पालने, घर में काम करने से फुर्सत नहीं है। अब वही ठेकेदार पति, जो मैं बार बार कह देता हूँ, वो देख रहे हैं। आप देखिए, कहीं कोई सम्मान का कार्यक्रम होगा तो कौन जाएगा? पति देव जाएंगे, उनके गले में माला डलेगी, जिंदाबाद के नारे उनके लगेंगे। भाई क्या फ़ायदा हुआ महिला को टिकट दे करके? क्यों फिर महिला सीट रिजर्व किया था आपने, अगर आपके पास महिला कैंडिडेट ही नहीं था? पार्टी के पास था, वो अलग बात है कि दिया नहीं, उनको दिया जाना चाहिए था। तो फिर महिला सशक्तिकरण का जो मद था वो कैसे पूरा होगा फिर? तो वो घर में बैठ नहीं जाके, पहले वो बहुत पढ़ी लिखी थी, अब उनके पास में समय ही नहीं है, हमारे कैमरे के सामने सवाल जवाब करने की उनकी जो समझ नहीं है या हिम्मत नहीं है, जो भी कह लीजिए, या उन्हें जानकारी नहीं है। अब आप बताइए, जो समाज के सामने अपनी बात नहीं रख सकते, जो समाज के सामने आकर के बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, वो सदन के पटल पर आपकी मांग कैसे उठाएंगे? वो बड़े बड़े अधिकारियों से, जो IAS हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, भाई उनके सामने आप किस आत्म बल से बोल पाएंगे? आपको बोलना तो आता ही नहीं है, और आप सीखना भी नहीं चाहते, आप आना भी नहीं चाहते। तो 5 साल महिला रिजर्वेशन के नाम पर इस वार्ड के साथ, इन महिलाओं के साथ, इन बहन बेटियों के साथ जो इस वार्ड की, उनके साथ अन्याय नहीं तो क्या हुआ है? ये मौका दोबारा मिलेगा क्या? दोबारा रिजर्वेशन होगा क्या? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो महिलाओं की आवाज़ को तो दबा दिया गया। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि उनको आता है या नहीं आता, आते तो हम लोग मदद करते ना उनकी, उनको सिखा देते, बुलवा देते। लेकिन तुम घर से ही नहीं निकालोगे और कहोगे कि नहीं हमारी पत्नी सड़कों पर जाने के लिए थोड़ी है, तो भाई फिर आपने टिकट क्यों दिलवाया, क्यों चुनाव में लड़ाया उनको? वो तो कहते हैं कि मेरी बीवी तो नहीं जाएगी भैया से पब्लिक में, तो घर की है, घर में रहेगी। तो ये आपकी जो छीड़ मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं, अगर ये थी तो फिर तुमने उन हजारों सैकड़ों इस बार की महिलाओं का हक मारने का काम क्यों किया? कौन देगा इसका जवाब? तो अभी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।